अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। लिखिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन देखिए, अगर कुछ नहीं बोला, बातों को समझना भाई, और सिर्फ ये बोला कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, और कुछ उसमें मेंशन नहीं किया, मतलब जो हम लोग जानते हैं वही लिखना है। मतलब कौन सा स्टेट का? ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मैं सॉल्व करूं इसको? हटाएं। सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, जो हम लोग जानते हैं लिखने के लिए? क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कितना है एटॉमिक नंबर सल्फर का? 16, 1s2, 2s2, 2p6, बोलो भाई, 3s2 एंड 3p4। तो 3p4 ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन विच सबसेल? तो बोले 3p सबसेल, इसका मतलब किस ब्लॉक का है? p ब्लॉक का है, करेक्ट है। लास्ट ऑर्बिट का नाम बताओ भाई आप लोग। तो एस और p ब्लॉक के लिए क्या बोला गया है? टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा? ग्रुप नंबर रहेगा 6, रोमन लिपि बोला ए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में सल्फर कितना कोवैलेंसी शो करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द, यहां देखिए लॉजिक है ना भाई, यहां देखिएगा, जो लोग फर्स्ट डे यहां पे बैठे हुए हैं, और आप जब लेक्चर फॉलो करेंगे स्टूडेंट तो वो आ जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, बट फिर भी एक 10th क्लास का कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां बताइए स्टूडेंट, 1 अगर सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है? तो ए देगा 1 इलेक्ट्रॉन, बी भी देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या पेयर में गया या अकेले गया? अनपेयर होके गया। इसका मतलब है कि सल्फर के पास हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2। तो उसका कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाना चाहिए ग्राउंड स्टेट में? 2 बनाएगा, क्योंकि इसके पास 2 ही अनपेयर है, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो इसका ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितना रहेगा? 2 रहेगा। बोलिए, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? क्यों, कौन सा है सर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 3rd, एंड बिनो दैट जितना ऑर्बिट नंबर रहता है उसमें उतना ही सबसेल होता है। तो इसमें कौन कौन सा सबसेल रहेगा? 3s, 3p एंड 3d। बट 3d मेरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, राइट। और एक कौन सा स्टेट का था? ग्राउंड स्टेट। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का। अगर यहां पे एनर्जी सप्लाई करेंगे, बोले कहां का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए? किसी भी सबसेल का इनर, 1 मिनट, ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया गया होगा, तो किसी भी सबसेल का एनर्जी का लेवल n+l रूल से निकालते हैं। तो इसका n+l का वैल्यू कितना है? 4। इसका n+l का वैल्यू 5। इसका n+l का वैल्यू, किसका n+l का डिफरेंस ज्यादा है?
इसका एन प्लस एल का डिफरेंस ज्यादा है, इसका एन प्लस एल का डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना रहेगा हायर लेवल में, तो यहां से इजिली जंप करेगा या यहां से? पहले इसमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन एक जंप करके कहां जाएगा? यहां जाएगा। जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उसको हम लोग कौन सा एनर्जी नाम दिए हैं स्टूडेंट? बोले एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। तो इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, मन लगा के देखिएगा स्टूडेंट, 2s2, 2p6, बोलो भाई, 3s2, 3p3 एंड 3d। देखते हैं, मैं बॉक्स बनाता हूं, उससे मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने में इजी होगा। नाउ हाउ मेनी आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो अब इसका कोवैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाएगा, सल्फर शोइंग कोवैलेंसी इक्वल टू, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में जो वैलेंसी शो करेगा दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने में जो वैलेंसी शो करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, राइट। इसका मतलब है कि इसका कोवैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना रहेगा? ग्राउंड में 2 रहेगा, इसमें 4 रहेगा। और सबका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा स्टूडेंट। यहां देखो भाई, H2S, सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बनाया है। हम लोग SO2 भी जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और 6 भी बनाता है, कितना बनाता है? 6। यस, एनीवे, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। नेक्स्ट फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे। इसका मतलब सल्फर मैक्सिमम कितना वैलेंसी शो कर सकता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो इसका 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन अगेन यहां जंप कर जाएगा, करेक्ट है। तब इलेक्ट्रॉनिक, देन नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स व्हाट? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3 एंड 3d2। तो क्या आपके तरफ से कॉन्फिडेंस रखा जाए कि अब आप ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख पाएंगे? तो इस एक एन प्लस एल का डिफरेंस का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपने उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी देना स्टार्ट किया, तो एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। 1 मिनट, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। लेकिन जाएगा तो उसके लिए जगह होना चाहिए। जगह क्या रहेगा? खाली डब्बा, वैकेंट और वाइटल। अगर यहां पे वैकेंट बॉक्स नहीं रहता तो जाता क्या? जाता फिर एटम से ही डिटैच हो जाता, आयन बन जाता। बट अब मुझे अभी न्यूट्रल फॉर्म में ही बात करना था, राइट। इसका मतलब है अब यहां पे से यहां से के इस ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं स्टूडेंट। यहां से जंप करना है तो ज्यादा एफर्ट यहां से यहां जाने में लगेगा या यहां से ज्यादा में? यहां से यहां जाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो पहले कहां से जंप करना पसंद करेगा? यहां से यहां, करेक्ट है। तो जब भी हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं तो जिसके बीच का एनर्जी गैप कम रहता है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां से वहां जंप करता है, और जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है वो बाद में जंप करता है। वो थोड़ा रिग्रेस कंडीशन पे होगा, करेक्ट है। 1 मिनट, ध्यान सुनिएगा। नाम सुने हैं एक्वारेजिया? नाम सुने हैं? क्या है स्टूडेंट? 1:3 रहता है। 1 क्या रहता है, 3 क्या रहता है? 1 रहता है HNO3 और 3 रहता है HCl, राइट। उसका खासियत क्या है? उसका खासियत है, मैं पढ़ाऊंगा। एनीथिंग कैन डिजॉल्व इन एक्वारेजिया। एनीथिंग कैन डिजॉल्व इन मतलब उसमें हड्डी भी डाल दोगे भाई तो उसमें गल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उतना छोड़िए, बोन तो फिर भी बहुत सॉफ्ट है।
मतलब उसमें हम देखिए प्लैटिनम इतना महंगा क्यों है, या गोल्ड? सर इनर्ट एलिमेंट है। देखते हैं हम लोग गोल्ड या प्लैटिनम का रिंग पहन कर भी खाना खा लेते हैं, इसमें दही लगता होगा, एसिड रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका इनर्टनेस ही तो इसका वैल्यू है, राइट। और प्लैटिनम को भी डाल देंगे एक्वाज में तो रिएक्शन कर लेगा, और प्लैटिनम का क्लोराइड बन जाता है। एक्चुअली उसमें मेन नेसेंट क्लोरीन रहता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेसेंट क्लोरीन की वजह से हाईली रिएक्टिव है। तो एक्चुअली प्लैटिनम का वैलेंसी 4 भी होता है, 6 भी होता है, या वैसे सोचो भाई, आयरन तो वैलेंसी 3 और 2 दोनों शो कर सकता है, फेरस क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। अगर Fe के साथ HCl का रिएक्शन कर रहे हैं तो FeCl2 भी बन सकता है, FeCl3 भी बन सकता है, वैलेंसी 2 और 3 भी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे वैलेंसी 3 में जाना है तो थोड़ा इसका कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट लेंगे और हीट कर देंगे तो ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा, यही रीजन है, ठीक है। तो अभी आप कितने कहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा ये आपका लुकआउट नहीं है, आप एक ही बार मत जंप करो। बस इतना सीखिए कि हम लोग अभी इतना सीख गए हैं कि अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का भी लिखने आ गया, और कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो सब कुछ जानेंगे, एटॉमिक नंबर 1 to 30। यहाँ पे ही मेरा 80-90% सिलेबस रहेगा। हाँ बोलिए। हाँ तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 4, इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड 6, तो इसमें क्या रहेगा वैलेंसी 6 रहेगा, करेक्ट है। ये सब, एक मिनट, इन सब का रिक्वायरमेंट होगा मुझे केमिकल बॉन्डिंग में, जब मैं आपको मॉडर्न वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाते रहूंगा, तो क्या उस टाइम तक के लिए याद रहेगा? यहां पे हम लोग सिखा रहे हैं बट उसका एप्लीकेशन कहीं और रहेगा, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अभी मैं क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है, आप क्लास 12 का एनसीईआरटी में जाके देखिएगा, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इससे 12th बोर्ड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और नीट और जेईई मेन में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इससे रखा हुआ फिक्स है। और ये पूरा चैप्टर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड, और जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉक्स बनाने के लिए नहीं आता, जैसे मैं बनाता हूं, उनसे क्वेश्चन यहां से ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं अभी, बट इसका एप्लीकेशन आज के बाद हर चैप्टर में आने लगेगा, करेक्ट है। एनीवे, यहां देखिए स्टूडेंट, हेडिंग बनाइएगा, हाउ कैन वी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ऑफ मेटल। मेरा हेडिंग है हाउ कैन बी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of ions of metal। यहां देखिए, आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 26। अब यहां देखो भाई, अगर आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कंप्लीट एटम से ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया 2। अभी क्या है 0 चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन कितना है 26, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है 26। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया बाहर, तो अब इसमें क्या रहेगा Fe2+। कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया 2 कम हो गया, तो कितना प्रोटॉन ज्यादा हो गया 2। तो यहां पे कितना चार्ज, बोले 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट, 2 कूलम नहीं बोलना है, 2 यूनिट Fe2+। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना रह गया स्टूडेंट 24, करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+। चलो लिखिए, राइट डाउन
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of Fe2 plus. और जो बिल्कुल न्यूली ज्वाइन किए हैं आप नोट कीजिएगा, जब पीछे से लेक्चर फॉलो करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। Fe2+ में अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 है। हो गया? ओके। ये क्या लिखे हैं? 3D 6। ठीक है, चेक करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप मैं दिया हूँ, मतलब जस्ट ट्राई कर रहे हैं, देन फाइन। आपने लिखा है क्या? ओके, इसके बाद 3p6, उसके बाद 3d6। फोर एस टू और एनीवन? ओके, 34। मतलब आप क्लास फॉलो करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ में आएगा। फोर एस टू 3D 4s0। ओके स्टूडेंट, यहां देखिए, एक्चुअल ध्यान सुनो भाई, इसमें कुछ स्टूडेंट का करेक्ट है और कुछ का रॉन्ग है, कोई बात नहीं है। एफी रूल है कि जब भी किसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रॉनिक, मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक, अभी नहीं लिखना है, फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ऑफ मेटल, तो सबसे पहले उसका न्यूट्रल फॉर्म का लिखना है। किसका लिखना है? तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d6। ओके, फोर एस टू 3d6 करेक्ट है। यहां देखिए, अब इसमें स्टूडेंट लोग से क्या क्या मिस्टेक हो सकता था। पहला मिस्टेक होने का चांस ये था कि जैसे ही मैंने Fe2+ बोला
तो कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था? 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना था। माइनस करने का मतलब हटाना। तो सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में रहेगा कि जहां पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया है, तो लास्ट किस में गया है? 3D में। लास्ट सबसेल में किस में गया है? तो बच्चे के माइंड में रहेगा कि लास्ट में गया है 3D में, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं और तब हो जाएगा 3d4 पहला। सेकेंड क्या हो सकता है मिसकॉन्सेप्शन कि स्टूडेंट लोग सोचेंगे कि ओके Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन है, और अगर बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किए होंगे, पढ़े होंगे, तो उनको लगेगा कि क्रोमियम में भी तो 24 है। बोलिए यस। और क्रोमियम में अगर 24 है तो क्रोमियम में हम लोग हाफ फिल और फुल फिल करते रहते थे, तो क्रोमियम के जैसा लिख देंगे। हालांकि आप में से किसी ने लिखा है क्रोमियम के जैसा? तो नहीं लिखे, तो ये बात भी क्लिक करना चाहिए था कि टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है। नहीं क्लिक किया है तो अच्छी बात है, वो भी सही नहीं रहता, बट दिमाग में आ सकता था कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन रहता है, हाफ फिल एंड फुल फिल। तो कुछ स्टूडेंट Fe2+ का क्रोमियम के जैसा लिख कर आ जाएंगे, करेक्ट है। बट रूल ए है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से आउट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नॉट लास्ट सबसेल। मैंने क्या बोला? लास्ट सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वहां से नहीं आउट करना है। आउट इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सेट ऑफ रूल्स, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सेट ऑफ रूल्स है। लाइक पॉली का प्रिंसिपल है, ऑफबाउ का है, N+L रूल है या हुन्स रूल है। इन सब को मिलाकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यहां पे देखना स्टूडेंट, कुछ लोग का करेक्ट है, फर्स्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड। लास्ट सबसेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वहां से नहीं, लास्ट ऑर्बिट से रिमूव करना है सबसे पहले। लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4, ऑर्बिट नंबर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आउट करना है? ऑर्बिट नंबर 4 से आउट करना है। समझे? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कहां से आउट करेंगे? इसका 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? यस, करेक्ट है। तो एक काम करते हैं, यहां से ही थोड़ा सीखते हुए चलते हैं। 1 by 1 यहां देखो भाई, समझ में आ गया कि मिस्टेक क्या हो सकता था? आगे चलकर ये भी मिस्टेक हो सकता है, क्रोमियम के जैसा हम लोग कर देते हैं, करेक्ट है। यहां बोलिए हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अरे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आउट करना रहता तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आउट होता? बोलिए 4s से। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर आउट करते तो Fe+ लिखते। तो Fe+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, राइट। इन दोनों में से इसमें से किसी को भी आउट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे जितना है एज इट इज रह जाएगा। 3d6। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड? बोले 5, 4 यहां और 1 यहां, करेक्ट है। अब नेक्स्ट, अगर 1 मोर इलेक्ट्रॉन आउट करना है तब इस पे चार्ज कितना रहेगा? पहले से 1 यूनिट चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? Fe2। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आउट होगा? 4s से ही, राइट। तब इलेक्ट्रॉन, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, नाउ 3d6। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4। अगर 1 मोर इलेक्ट्रॉन आउट करना है, एक और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कर दिए तब क्या बन जाएगा स्टूडेंट? Fe3+, करेक्ट है। बोलिए अब कहां से आउट करेंगे? 3s से, 3p से या 3d से? 4s से ऑर्बिट नंबर 4 से तो चला गया, अब कौन सा ऑर्बिट बचा? 3rd ऑर्बिट।
और थर्ड ऑर्बिट का सबसे बड़ा सबसेल कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट का सबसे बड़ा सबसेल है 3D। बड़ा सबसेल का मतलब जिसका ज़्यादा कैपेसिटी है, करेक्ट है। तब कहाँ से इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे? 3D से। एक मिनट, तो अब थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से आउट करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को आउट करें? अनपेयर्ड को आउट करें या पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करें? ये रूल है, पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करना है। इसमें भी मुझे डाउट है, इसे आउट करें या इसे आउट करें? इसे या इसे? इसे क्यों नहीं सर? इसे अगर आउट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, बट हुन्स का वायलेशन हो जाएगा। हुन्स रूल का क्या हो जाएगा? करेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वैसा सबसेल से, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का रिक्वायरमेंट हुआ उस टाइप का सबसेल से जिसमें पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन भी है और अनपेयर्ड, कोई बात नहीं स्टूडेंट, पकड़िए, कोई बात नहीं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन आउट करना है वैसा सबसेल से जिसमें पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन भी और अनपेयर्ड भी है, तो हम लोग पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करेंगे विदाउट वायलेटिंग हुन्स रूल। विदाउट वायलेटिंग मतलब स्पिन शुड बी पैरेलल, स्पिन शुड बी पैरेलल, करेक्ट है। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड? 5 रहेगा, करेक्ट है। अब समझ में आ गया हाउ कैन बी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस ऑफ मेटल। मैं इसमें 2-3 पॉइंट लिखवा दूंगा, करेक्ट है। ये जो अनपेयर्ड काउंट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अनपेयर्ड जो काउंट कर रहे हैं उसका रोल बहुत बड़ा रहेगा। इस पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है, सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, देखिए आउट कर रहे हैं, थोड़ा एफर्ट लगेगा 4s0 लिखने से, चूंकि था तो वहाँ से खाली करें, नहीं भी लिखते काम चल जाएगा, बट लिखते हैं तो और भी देखने में अच्छा लगेगा 4s0, उससे फील आएगा कि हाँ यहाँ पे था, अभी इसको खाली किए हैं, करेक्ट है। मतलब ऐसे जनरली हम लोग जैसे यहाँ पे 3D, एक मिनट आप लोग आपस में बात मत करो भाई, एटलीस्ट मेरे क्लास में तो कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे यहाँ पे 3D में नहीं इलेक्ट्रॉन है तो 3d0 नहीं भी लिख रहे हैं क्लास में सब लोग, भाई इतना जरूर केयर करना, मेरे क्लास में मेरा डिकोरम बना रहना चाहिए। बाकी सारा फ्रेंडशिप क्लासरूम से बाहर, यहाँ बैठे हो सिर्फ केमिस्ट्री सीखो। और कैटलिस्ट के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सब लोग, और स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज मैं आप लोग को ऐड कर रहा था तो कुछ लोग तो यहाँ पे नंबर पता चल जाता है कि किसने ऐप, तो स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे आज बारिश हो रहा है तो अगर आप घर, कोई लोग ऐसा मत कीजिएगा, बट एट वर्स अगर इमरजेंसी में घर से भी क्लास करना रहा तो अब आप अभी तक डेमो क्लास में क्लास कर सकते थे, बट आपका 11th क्लास का अलग आईडी रहेगा, उसमें उन्हीं लोग क्लास कर सकते हैं जो कैटलिस्ट ज्वाइन किए हैं, तो उनको मैं ऐड करूँगा। तो सब लोग पहले एक लिस्ट बनाएंगे, जिस नंबर से आप स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड करेंगे उसी को यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है। उसी में शो होगा, बाकी में नहीं शो होगा। हो गया यहाँ तक? तो पॉइंट क्या लिखना चाहिए? लिखिए, फर्स्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फर्स्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit, then अगर यहां से कंप्लीट रिमूव हो गया और फर्दर और इलेक्ट्रॉन आउट करने का रिक्वायरमेंट है, देन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वेयर? इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम bigger subcell of
पेनल्टीमेट ऑर्बिट। जैसे 4s से आउट करने के बाद ओ था आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले वाला ऑर्बिट का नाम क्या था? पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और पेनल्टीमेट ऑर्बिट भी कहां से? उसका सबसे बड़ा सबसेल से। तो सपोज कीजिए यहां देखना है एस पी डी एफ, ये सब यहां देखना है एवरीवन, एस पी डी एफ, ये सब क्या है? इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है? उसके बाद क्या आपने सही बात बोला है? नहीं, ए ऑर्डर विथ ए वन कंडीशन के साथ ये ऑर्डर सही है, अदरवाइज मैं आपको बोल दूंगा 3D एंड 5s। अब किसका साइज बड़ा रहेगा? ये हो जाएगा 5s और इसके अंदर हो जाएगा 3D, समझे? राइट? इसका मतलब ए ऑर्डर कब वैलिड रहेगा? सर ए ऑर्डर तब वैलिड रहेगा व्हेन ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट। इसका मतलब सेम ऑर्बिट, अगर पूछेंगे सेम ऑर्बिट में क्या रहेगा? सेम ऑर्बिट में सबसेल का साइज, अदरवाइज ऑर्बिट नंबर, यहां देखना है ऑर्बिट नंबर डिफरेंट रहेगा तो बड़े ऑर्बिट का सबसेल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई ए ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा? व्हेन एन इज कीपिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछेंगे 3s 3p एंड 3d, इसमें साइज का ऑर्डर, तो इसमें क्या कांस्टेंट है? ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट है। n क्या है? थर्ड ऑर्बिट एंड तब बोल सकते हैं कि सर ए। दैट्स वाई ए साइज ऑफ सबसेल का ऑर्डर है विथ कंडीशन व्हाट? इफ ऑल सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट, इफ ऑल सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट। करेक्ट है? तो n कांस्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है? ये लिखिए। समझ में आ गया? फोर 4p क्यों होगा स्टूडेंट? Fe3+ में यहां पे देखिएगा Fe का इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 4p है क्या? नहीं है। तो 4p, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं या पूरे एटम से बाहर कर रहे हैं? यस, मतलब आयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसका इलेक्ट्रॉन को आउट करने का मतलब, इससे पहले जो मैं सिखा रहा था ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या कर रहे थे? एटम से डिटैच नहीं कर रहे थे, एटम के अंदर ही डीलोकलाइज कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह। करेक्ट है? यहां पे क्या कर रहे हैं? एटम के अंदर डीलोकलाइज कर रहे हैं या एटम से रिमूव कर रहे हैं? एटम से रिमूव कर रहे हैं। करेक्ट? ओके, ये साइज का ऑर्डर लिख लीजिए, ये आपको काम में आ जाएगा। ए साइज ऑफ सब सेल, बट ए ऑर्डर कब वैलिड रहेगा? व्हेन सब सेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट। करेक्ट? उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? वैसा, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वैसा कोई भी सब सेल जिससे इलेक्ट्रॉन आउट करना है और उस सब सेल में पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड दोनों है, तो किसको आउट करेंगे? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करेंगे। किस रूल को? विदाउट वायलेटिंग विच रूल? होन्स रूल। लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन remove from incompletely filled सबसेल, एक मिनट यहां देखना है, इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल का मतलब नहीं, वो तो मैंने बोला ही नहीं। इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल का मतलब हो गया स्टूडेंट, यहां देखो भाई, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? D1 है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मैंने हाफ फिल का बात नहीं किया। D2 है, क्या बोलेंगे?
इनकम्प्लीटली, D5 है, D6 है, वो मैं बात बोल रहा हूं, हाफ फिल फुल फिल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल, देन फर्स्ट पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन should be unpaired without violating Hund's rule। ये समझ में आ गया? तो जो मैंने यहां पे आयरन को लेकर समझाया तो समझ में आ गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फर्दर रिक्वायरमेंट रहेगा तो कहां से आउट करेंगे? बिगर सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, राइट। और उसमें भी अगर आपका बिगर सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो क्या करेंगे? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करेंगे। और उस टाइम पे किस बात का ख्याल रखेंगे? विदाउट वायलेटिंग Hund's rule। ये 3 पॉइंट को ख्याल रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। Write down the electronic configuration of Mn2 plus, Mn4 plus, Cr3 plus, vanadium 4 plus, and also count number of unpaired इलेक्ट्रॉन। साथ में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। करेक्ट है? इसको हटाएं? इसको हटाया जाए? बोलिए। यहां देखना है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट थोड़ा फास्ट होने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं। आर्गन लिखने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया? 18। और उस 18 के अंदर क्या क्या है? बोलिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद 4s2, 3d5। करेक्ट है? इसका चाहेंगे तो बॉक्स बना सकते हैं। फोर एस टू 3d5। ओके। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है। ए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वेयर? 4s। करेक्ट है? क्या बन जाएगा? Mn2 प्लस। मैग्नीज में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसके यहां देखना है, इस बात का भी तो ख्याल रखना है। इसके अंदर अनपेयर्ड है क्या? सारा सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर अनपेयर्ड नहीं है। तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब यहां पे इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आर्गन। उस वक्त क्या लिखेंगे? 4s0 3d5। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 5। करेक्ट है? नाउ अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है यहां से। अब बोलो भाई कहां से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे? एक मिनट, आपके पास अब 4th ऑर्बिट के बाद कौन सा ऑर्बिट बचा हुआ है? थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सा सबसेल है?
इसके अंदर भी थर्ड ऑर्बिट का सबसे बोले 3s एंड 3p, 3s 3p एंड इलेक्ट्रॉन आउट कहां से होगा 3d से, करेक्ट है, मतलब यहां से। तो ये अनएफेक्टेड रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे आर्गन। नेक्स्ट 4s0 3d 3, यहां से 2 ही तो जाना है, यहां से कितना जाना है 2 जाना है। हाउ मेनी अनपेयर्ड 3। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो भाई, ठीक है। मेटल के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, आगे चलकर इसका फायदा मिलेगा। हो गया, इसको हटाया जाए। ओके, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें लिख सकते हैं आर्गन 18 हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, इसमें एक्सेप्शन था याद है, हाफ फिल एंड फुल फिल का 4s1 3d 5। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6। क्रोमियम 3+, यहां से हम इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव करना पड़ेगा 3। कहां से रिमूव करें, एक तो यहां से रिमूव करेंगे, बाकी 2 यहां से करेंगे, करेक्ट है। क्या हो जाएगा क्रोमियम 3+, करेक्ट। आर्गन 4s0 3d 3। हाउ मेनी अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड, करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो कलर कैसा लैब में मिला है, पक्का। एक मिनट, ये तो सब लोग को पता होगा नहीं कि कॉपर सल्फेट को अगर वाटर में डालते हैं तो कलर, डालने से पहले उसका पाउडर शायद वाइट रहता है, राइट। इसका मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। देखो दिवाली वगैरह में हम लोग पटाखा जो छोड़ते हैं तो ऊपर जाके ग्रीन भी हो जाता है, राइट, ब्लू भी रहता है, बहुत सारा कलर होता है। तो कलर जनरली होता है मेटल के आयन के वजह से, मेटल का। तो इसमें जो कलर होता है उसके लिए सल्फेट नहीं रिस्पॉन्सिबल है, Cu2+ एक्वस रिस्पॉन्सिबल है, Cu2+। एक मिनट रुको भाई, अब बहुत डेप्थ का थ्योरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ सुनते चलिए, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। एक मैक्सवेल का थ्योरी आया है, आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और मैक्सवेल का थ्योरी था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट समझ रहे हैं, जिसका फोर्स लग रहा हो जिस पे, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे बोलते हैं स्टूडेंट, दोस्तों क्या खासियत होता है, नहीं वैसा कोई भी वेव जिसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो उसको पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काउंट कर लेते हैं, करेक्ट है। जिसका स्पीड किसके बराबर हो, राइट। तो और बाकी तो उसका शब्द से ही पता चल रहा है कि नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कम्बिनेशन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें अभी इनसाइड में नहीं जाएंगे। तो मैक्सवेल का थ्योरी था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी अगर विजुअल लाइट में फॉल कर गया, किसमें जानते ना, भिव गए, और भिव VIBGOR, सप्तऋषि, 7 रंग इंद्रधनुष, करेक्ट। तो एक्चुअल में वो अगर एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो अगर मेरा विजुअल जोन में रहेगा तो उसको हम लोग देख पाएंगे। तो हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल का आयन अगर कलर दिखा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन अंदर में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने के वजह से ही वहां कलर दिखाई पड़ता है।
इनसाइड का स्टोरी है, बाद में इस पे बात करेंगे, करेक्ट है। बस अभी आप रट जाना है कि Cu2 प्लस अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है और एक ब्लू कलर दिखता है, और Cu2 प्लस का अगर अमाउंट बढ़ाएंगे वाटर में तो ब्लू कलर का डेंसिटी इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। ब्लू में भी बहुत सा ब्लू है ना, लाइट ब्लू, डीप ब्लू, राइट। वैसे ही आज के बाद रट जाना है, क्रोमियम 3 प्लस अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर ग्रीन होता है। रट जाओ भाई, जैसे Cu2 प्लस का रटे हुए हो वैसे क्रोमियम 3 प्लस का भी रट जाना है। क्यों, कैसे, नो वन गोइंग टू आस्क क्यों। सब लोग पूछेगा क्रोमियम 3 प्लस का एक्वस फॉर्म में व्हेन इट कांटेक्ट विथ वाटर देन व्हाट इज द कलर, तो इसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। हो गया यहां तक। ओके बोलना है वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 23 ग्राम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, आर्गन लिख लें। आर्गन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, 18। अब कितना बचा, 5। कहां जाएगा, 4s2 3d3। एक मिनट, कितना इलेक्ट्रॉन आउट करना था स्टूडेंट, सबसे पहले कहां से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब बाकी यहां से कितना आउट करेंगे, 2। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d1। इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, और वो कहां का अनपेयर्ड है, 3d का। इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब अब हम लोग डैम श्योर हैं कि हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आ जाएगा, करेक्ट है। और मेटल का भी लिख सकते हैं और मेटल के आयन का भी लिख सकते हैं। और आप लोग को एक प्रोजेक्ट भी दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक, मोस्ट लाइकली सब लोग लिखे हुए भी होंगे। बोलो भाई, जिंक और Zn2 प्लस, इन दोनों में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 13 है। जल्दी से बोलिए क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं। आर्गन मतलब 18, उसके बाद किस में जाएगा, आर्गन का मतलब 3p6 तक आ चुके हैं। उसके बाद 4s2 20 हो गया, 3d10। देखिए तो जिंक का सही लिखा हुआ है। हाउ मेनी, एक मिनट, इसमें बताना है हाउ मेनी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन है 0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, बोलिए, आर्गन 4s0, हाउ मेनी अनपेयर्ड, वेरी गुड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, करेक्ट। कॉपर का और कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। क्या था स्टूडेंट, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन, उसके बाद क्या लिखे, 4s2 3d9,
होना ए चाहिए था, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन पढ़ाए थे कि 1 से 30 के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब 20 से 20 से लेकर 30 के बीच में, और ये दोनों क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में, कॉपर और क्रोमियम का लिखने के लिए। तो दो जगह एक्सेप्शन रहता है, कॉपर एंड, होना ए चाहिए था, होता क्या है? आर्गन, बोलिए 4s1 3d10। क्या बोलकर होता है स्टूडेंट? हाफ फील्ड या फुल फील्ड। इसमें तो ए तो फुल फील्ड था, बट ए ना ही हाफ फील्ड था ना ही फुल फील्ड। बट अगर ऐसे करेंगे तो ए भी हाफ फील्ड और ए फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर। अब यहां से दो इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है। कहां से आउट करेंगे? एक यहां से और एक यहां से। आर्गन क्या हो जाएगा? 4s0 3d9। हाउ मेनी अनपेयर्ड? एक ही रहेगा स्टूडेंट, और वो 3d में रहेगा। जब भी अनपेयर्ड काउंट करने में प्रॉब्लम होता है तो बॉक्स बनाइए, राइट? 3d का बॉक्स बनाएंगे तो क्या रहेगा? 9 इलेक्ट्रॉन है, अब बचा हुआ है, तो नहीं था कि 4 बॉक्स भरा रहेगा, एक बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाउ मेनी अनपेयर्ड? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। करेक्ट है? अब एक मिनट, इन जनरल, आज ध्यान सुनना भाई, कुछ कुछ बातें बोलते हुए निकल जाऊंगा, बाद में फिर से दोबारा रिपीट करेंगे राइट टाइम पे। इन जनरल कोई भी मेटल और मेटल के आयन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। करेक्ट है? एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या है? ब्लू। करेक्ट है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर जिंक का रॉड डालते हैं, किसका? तो आफ्टर सम टाइम कलर बिकम्स कलरलेस, दिस सॉल्यूशन बिकम्स एक्सप्लेन। ऐसी को हम लोग पूरा पेज भर देते थे, जिसका 2 लाइन का आंसर है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? मेटल का आयन। और कौन सा मेटल का आयन? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कौन सा मेटल है इसमें? Cu2+। क्या है? कॉपर सल्फेट का मतलब क्या? Cu2+ एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस। ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब है कि इस आयन के चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है। बाद में आपको पढ़ाएंगे, इसमें आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एनीवे, अभी आपसे हाइड्रेटेड ही जानिए। और ये रूल है कि किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन में अगर दूसरे मेटल को अगर डालते हैं और वो मेटल इस मेटल से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको, इस आयन को इस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में होगा क्या? CuSO4 में जब हम लोग जिंक डालेंगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। एक मिनट, इसमें लगता है कि सल्फेट आयन रिएक्शन कर रहा है। सही से अगर देखा जाए, तोड़कर अगर देखते हैं, यहां देखो भाई, वाटर में क्या जिंक सल्फेट एक दूसरे के साथ चिपका रहेगा या अलग अलग रहेगा? लिखे, ये तो पेपर पे लिख रहे हैं ना भाई। लगता है कि कॉपर सल्फेट एक साथ है, या कॉपर 2+ अलग और SO4 2- अलग है, वो आयन में स्प्लिट कर गया है। करेक्ट है? NaCl वाटर में डालेंगे। देखिए नेचर का कितना बड़ा रोल है। ये है कॉमन सॉल्ट NaCl। करेक्ट है? Na+ एंड Cl-। सॉलिड फॉर्म में इसको तावे पर डालकर, कढ़ाई या तवा जिसमें भी डालिए,
और गर्म कीजिए, कोशिश कीजिए पिघलाने का, राइट, मोल्टेन स्टेट में लाने का। आपका बर्तन पिघल जाएगा, ये नहीं पिघलेगा। बोले इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 1000 डिग्री है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब मोल्टेन फॉर्म का मतलब Na+ अलग और Cl- अलग करना। और आपका यहाँ जो बर्तन यूज हो रहा है या मेरे यहाँ व्हाटएवर, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट 600-700 डिग्री के आसपास है। क्या यूज करते हैं? ज़्यादा तो एल्युमिनियम यूज करते हैं, बहुत यूज किया कॉपर यूज कीजिएगा या स्टील यूज करेंगे, राइट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 1000 डिग्री है। तो जिस चीज़ को आप 1000 डिग्री तक ले जाकर भी अलग नहीं कर रहे हैं, वो काम वाटर में डालते हैं, देन वाटर में डालते हैं Na+ अलग और Cl- अलग है। चमत्कार कुछ देखे? गर्म कर कर आप 1000 डिग्री तक नहीं अलग कर पा रहे हो, और वाटर में डालने के बाद डैम्स और वाटर के अंदर कुछ बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता होगा डालने के बाद, करेक्ट है? एनीवे, क्या एक यहां देखना है, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट ऐसे है और सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट ऐसे रहेगा। क्या इसको तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं? ये तो पेपर पे एक साथ लिख रहे थे, एक्चुअल में वाटर में तो अलग था। ए और ए कैंसिल कर दें तो रिएक्शन हुआ किसके बीच में है? क्वाइट ऑब्वियस है, सल्फेट इधर भी था इधर भी था, काउंटर कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब क्या है? Cu2+ एंड जिंक। अब यहां पे क्या हो गया? Zn2+ और एक मिनट, Cu2+ यहां पे क्या बन गया है? बोले Cu0। जागते रहना है भाई। Cu2+ क्या बन गया है? इसका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 0 न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब क्या? इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। किसने दिया? यस, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? लॉस। और इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? गेन। जिंक से Zn2+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस? कॉपर 2+ से कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट? 2। तो इसने लॉस किया, इसने गेन किया। तो इसने लॉस किया और ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है तो आगे चल के पढ़ाएंगे तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब समझ में आ गया है? एक मिनट, इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड, अभी तो पढ़ा है। Zn2+ में इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, नॉट 0। आप लोग कहां हो भाई, सो रहे हो क्या? Cu2+ में हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1। Zn2+ में कितना अनपेयर्ड? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? दिस इज ओनली वजह कि एक्चुअल में जैसे ही कॉपर सल्फेट में जिंक का रॉड डालते हैं तो धीरे धीरे जिंक यहां पे जिंक न्यूट्रल फॉर्म क्या सॉल्यूशन में आएगा? क्या गेन, क्या किस फॉर्म में आएगा? Zn2+ और किसका जगह लेगा? Cu2+ का। और Cu2+ को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर यहां पे बॉटम में डिप्रेसिपिटेट आउट होगा। क्या होगा? तो कलर किसके वजह से था? Cu2+। और Cu2+ अगर है ही नहीं सॉल्यूशन में, उसके जगह पे कौन आ गया? Zn2+। और Zn2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है, कितना है? 0। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ओनली वजह कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक रॉड डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स कलर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। कलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? इतना बात समझ में आ गया? तो एक लाइन नोट कर लिया जाए। देन मेटल का, एक मिनट, किस टाइप का मेटल का आयन कलर प्रोड्यूस कर सकता है? कैन प्रोड्यूस कलर विथ वाटर? मोस्टली जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इन जनरल, if metal or its ion having unpaired electron, in general if metal or its ion having unpaired electron, then its compound are generally colorful. Then its compound or aqueous solution are generally colorful.
जनरली का मतलब कुछ ऐसा भी रहेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बट कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला केमिस्ट्री है ना, एक्सेप्शन हो सकता है, तो मस्ट नहीं बोल रहा हूं, जनरली कलरफुल। करेक्ट। वह एक मिनट, आई रिपीट, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। वैसा कोई भी मेटल और या आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका कंपाउंड या उसका एक्वा सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, कलरफुल होता है। मस्ट नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल। ओके स्टूडेंट, नाउ यहां देखो भाई, रट्टा लगाना है इसका, इसका एक ही फार्मूला रहता है, रट जाना है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, नाम सुने फ्लेम टेस्ट? आप लोग तो प्रैक्टिकल करते हैं ना। देखिए प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ करते हैं, वो एक नाम का प्रैक्टिकल होता है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब प्रैक्टिकल क्लास में रहना कंपलसरी है। ऐसा थोड़ा कि हम लोग कोई नया कंपाउंड यहाँ पे इन्वेंट कर देंगे और नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वहाँ पे पहले से लिखा रहता है लेकिन देखिए आप लोग स्टूडेंट जो भी प्रैक्टिकल क्लास में रहते हो, वीक में तो एक दिन रहना है। देखिए ऐसे भी आपका 3 आवर जा रहा है, कोशिश ये करना है कि उस टाइम पे आप जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो भाई उसका केमिस्ट्री बढ़िया से लिखो कॉपी में, क्योंकि ऐसे भी आप 3 आवर वहाँ पे हो, तो या तो 3 आवर गॉसिप करके निकाल दीजिए और नहीं तो उसका यूटिलाइज कर लीजिए। जैसे मेरा पार्टनर था, आर वाले को एक साथ रखते थे, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ या रोहित कुलवल और या रघुवर्धन रेड्डी, तो उसमें 2 हैं, रघुवर्धन रेड्डी अभी यूएस में है और रोहित कुलवल IIM क्रैक करके आफ्टर IIT बहुत बड़े पोस्ट पे है गूगल वगैरह में, और मैं चाय पीते रह गया यहाँ 3 आवर का। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैं तो जॉब लेके दिया नहीं दिया। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता था तो रोहित कुलवल बहुत लेबोरियस बंदा था, है, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल करता था और हम लोग बस 3 आवर में 1 आवर बाहर रहते थे, वापस आकर बस क्या क्या डेटा आया डेटा में थोड़ा सा इधर उधर कर लेते थे। 2.305 तो 2.304 कर लेते थे मोटा मोटी अप्रॉक्स। चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए, चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। हाय ऐसे नहीं चीटिंग कर रहे, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट एकदम छाप दिए तो प्रोफेसर भी समझ जाएगा। अब बाद में उनसे पूछ लेते थे। तो एनीवे लेकिन आप लोग एक काम करो कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसी को बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, नीट में भी रहेगा। इसलिए जो भी आप 3 आवर वहाँ पर टाइम दे रहे हैं प्रॉपर उसका केमिस्ट्री सीखना है। नहीं समझ में आता है तो फिर भी उसको रट्टा मारिए, बाद में जब आगे पढ़ाते रहूँगा तो क्लिक करते रहेगा कि अच्छा यहाँ पे मिला था। सपोज कि जब ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ रहे हो, रिंग टेस्ट या कोई भी टेस्ट या फ्लेम टेस्ट का बात चल रहा है, टीचर बात कर रहे हैं, लाइक NaCl का फ्लेम टेस्ट में गोल्डन येलो नजर आता है, तो उन सब चीज़ों को कलर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, कलर याद करते रहिएगा, ठीक है। एनीवे यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस पे कम से कम मोर देन 30 टाइम्स क्वेश्चन आया है जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3 टाइप का, पैरामैग्नेटिक, नाम सुने हैं स्टूडेंट आप में से एनीवन? नहीं सुने हैं। डाईमैग्नेटिक, एंड फेरोमैग्नेटिक। जब क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। लिखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक
attracted by मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। पहला बात हो गया। मतलब एक नया बात सीख रहे हैं कि ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग। कौन कौन सा? पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय, बट सर पैरामैग्नेटिक होने का क्राइटेरिया क्या है? इफ एनी एटम, आयन, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स having unpaired electron, then they are पैरामैग्नेटिक। कोई भी यहां देखिएगा, किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। करेक्ट है। इसका मतलब बात है क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आज पर किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डैम्स और क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। 1 मिनट, क्या आप बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर जनरली कलरफुल? अब कोरिलेट कर पा रहे हैं? कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक लाइन आप मिला सकते हैं कि इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर व्हाट? कलरफुल। करेक्ट है। 1 मिनट ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं, करेक्ट? उसमें ऑक्सीजन भी है। आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है? करेक्ट। बट क्या हम लोग को लग रहा है कि कुछ कलरफुल गैस ले रहे हैं? इसलिए मैंने बोला कि इन जनरल। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आगे पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? एमओटी जब पढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। अभी पढ़ रहे हैं एटॉमिक और वाइटल थ्योरी, आगे क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। करेक्ट। एक मूवी आया था स्टूडेंट, हल्क, अभी मत देखना, स्टार्ट कर दीजिएगा। उसमें देखते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज को ले लिया था, करेक्ट? पैराबैग्निक किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो एक्चुअल में या हम लोग के यहाँ घर पे भी लगा हुआ है आरओ, तो उसमें देखते हैं यूवी भी लिखा रहता है। आरओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब क्या है? ये आपको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, क्लास 12th में। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, उसका उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो फिल्टर लगा रहता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है? उसमें यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। तो उसको देखिएगा कि अगर उसको सही से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका येलोइश ग्रीन रहता है कलर। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ग्रीनिश येलो। क्या बोलेंगे? तो एक्चुअल में ऑक्सीजन को अगर यूवी लाइट में डालकर देखा जाए, किसमें? तब कलर दिखाएगा। और विजुअल लाइट, सनलाइट में, राइट, इन जनरल जो लाइट है उसमें एक कलर नहीं दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। हो सकता है कि जो विजुअल लाइट है जनरल, जो हम लोग सनलाइट ले रहे हैं, वो तो फिल्टर होकर आ रहा है ओजोन लेयर से, उसमें यूवी लाइट नहीं है। तो वो हो सकता है कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर नहीं भेज पा रहा है, डीलोकलाइज नहीं कर पाए। ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अलग जगह पढ़ेंगे। दिस इज द ओनली वजह कि मैंने क्या बोला कि इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर व्हाट? कलरफुल। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि कलरफुल होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करेक्ट है। एनीवे, ग्रीनिश येलो, ये इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है? ये राइट टाइम आएगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है आपका सिलेबस में पढ़ना, ठीक है? इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में। एनीवे,
तो इफ एनी एटम, तो यहाँ पे एक लाइन और मिला लेंगे। तो यहां से हम लोग एक लाइन मिलाएंगे, इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल। रीजन, जो भी पैरामैग्नेटिक रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, एक मिनट ध्यान से सुनो भाई, कोई पूछेगा पैरामैग्नेटिक क्या है, कोई क्या क्वालिटी है, तो है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक होने का कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। करेक्ट है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यहां देखना है, क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए किसके वजह से पैरामैग्नेटिक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। इसको बॉक्स में कर लीजिए स्टूडेंट। अब यहां देखो भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। आपने जो अभी इतना मेहनत किया है वो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, आएगा नहीं, ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ मोर देन 20-30 टाइम्स लास्ट 45 ईयर्स में। ऐसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पैरामैग्नेटिक का ऑर्डर बताइए, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का। तो एक मिनट रुकना है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर। और नंबर ऑफ अनपेयर कैसे निकालोगे भाई, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं आएगा लिखने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले इसका न्यूट्रल फॉर्म का, और फिर इलेक्ट्रॉन आउट करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आउट करने का तरीका सही नहीं रहेगा तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर सही आएगा, नहीं आएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन कहां से आएगा। ओके, यहां देखना है, एस्केडियम से लेकर जिंक तक, कहां से कहां तक, पैरामैग्नेटिक ऑर्डर बताइए। एक क्वेश्चन दिया मैंने अभी, किसी का कहीं पे ट्यूशन भी है, ये होमवर्क है। अस्कैडियम और जिंक का नहीं पूछ रहा हूं, अस्कैडियम से स्टार्ट करना है। अस्कैडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद निकेल, कॉपर, यहां से लेकर यहां तक सबका पैरामैग्नेटिक का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं, यस, बड़े से छोटे की तरफ। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, छोटे से बड़े। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे घर रहता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे रहता है। करेक्ट है। तो इसको बना कर आइएगा। तो इसमें क्या करना है, ऑलरेडी बना कर नहीं आना है, सब लोग बना चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक टास्क दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड भी। तो अभी 1 मिनट में आंसर दे के चले जाइए। सब लोग बनाकर लाए ही हो। इसमें कितना अनपेयर्ड, देखिए तो मैंने सही लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं तो याद है, आप भी लिखिएगा तो याद पड़ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें सब में बॉक्स बनाकर याद होगा। अस्कैडियम में 1 होगा, टाइटेनियम में 2 होगा, वैनेडियम में 3 रहेगा, क्रोमियम में 6 हो जाएगा, 4s1 3d5, मैग्नीज में 5 रहेगा, आयरन में 4 रहेगा, मिलाते चलिएगा, कोबाल्ट में 3 रहेगा, निकेल में 2 रहेगा, कॉपर में 1 रहेगा, जिंक में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद
आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट इक्वल टू वेनेडियम, उसके बाद टाइटेनियम इक्वल टू निकल, स्कैंडियम इक्वल टू कॉपर। और जिंक पैरामैग्नेटिक है क्या? बस ऑर्डर है इसलिए लिख ले रहे हैं, बट जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो जिंक इज नॉट पैरामैग्नेटिक। करेक्ट है? तो आप पहले से मेहनत किए हुए हैं, उसका मैंने लाभ उठाया। आप पहले से नंबर ऑफ अनपेयर्ड लिखे हुए थे, तो 1 मिनट में काम हो गया। करेक्ट है? तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास आपका होगा संडे को। संडे को मैं दोनों चीज़ पढ़ाऊंगा, संडे तक कवर कर लीजिएगा। तो संडे को मोल कॉन्सेप्ट भी चलेगा एक क्लास, और एक क्लास एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हार्डली 1 से 2 लेक्चर और बचा हुआ है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है? और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए अनाउंसमेंट, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 लेक्चर और खत्म करेंगे, उसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट होगा उसका कोई रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है, इंटायरली डिफरेंट रहेगा। अब वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है? तो वहां से आपको समझ में आएगा, यहां से भी समझ में आएगा। आप पीछे से लेक्चर को कवर करते रहिए। होगा टेस्ट बहुत होगा भाई, अभी आपका एक भी नहीं, इमिटेट नहीं, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन का टाइम है।